नमस्कार दोस्तों, जस्टिस तक चैनल एक बार पुनः आपका स्वागत करता है। आशा है कि आप सभी खैरियत में होंगे और उम्मीद कर रहे होंगे कि हम वीडियो क्यों नहीं बना रहे आजकल। वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम लोग काफ़ी व्यस्त प्राणी हैं। एडवोकेट लोग सभी व्यस्त रहते हैं, कोई न कोई झंझट, कोई न कोई केस, कोई न कोई दुविधा, पेचीदगियाँ, ये हमारे जीवन का पार्ट है। हम फेस भी करते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं और उनका समाधान भी करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों में अभी हम एनटीटी के बारे में बताएंगे, डेफिनेटली एनटीटी को हम कवर जरूर करेंगे। थोड़ा एक सामाजिक विषय के ऊपर हम एक व्याख्या करना चाहेंगे। हमारी जो सीआरपीसी की धारा 498, इसके बारे में कई केसेज हमारे सामने आते रहते हैं और पिछले हफ्ते भी हम ऐसे एक प्रकरण से गुजर रहे थे। तो जो 498 धारा है, इसका देखिए मित्रों, ये किसी जमाने की एक बहुत महत्वपूर्ण धारा हुआ करती थी, लेकिन जो जो समय व्यतीत हो चला गया, इस धारा का जो यूज है वो यूज ना होकर के और मिसयूज में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट्स में इसकी व्याख्या की है और यहां तक टिप्पणी कर रखी है कि इस पर संज्ञान लेते वक्त जो न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनको बहुत सोच समझ करके और गहराई की तह में जाकर के और फिर कार्रवाई करनी चाहिए। यही पुलिस का है। इसलिए हम किसी महिला के विरुद्ध हैं और ना किसी पुरुष का फेवर कर रहे हैं। हम वास्तविक बात बता रहे हैं कि जब पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का मन मुटाव होने लगता है, तो पत्नी के पास में केवल एक ही हथियार रहता है, 498 धारा। उसमें वो घरेलू हिंसा, मारपीट, दहेज, प्रताड़नाएं, ये सब ला करके और एक पुलिस में एफआईआर ठोक देती है। जब पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती है तो कोर्ट से डायरेक्शंस दिलवा दिए जाते हैं 156(3) धारा के तहत, और एफआईआर हो जाती है और प्रताड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए पुरुष पक्ष जो है, उनको इसमें पीड़ित होने की और प्रताड़ित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप बेकसूर हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए? सपोज करिए आपके खिलाफ 498 की धारा आपकी पत्नी ने आपके ऊपर लगा दी। अब आप मारे मारे फिर रहे हैं, आपके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इसलिए मेहरबानी करके आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको उसका कड़ाई से मुकाबला करना है कि ये जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, ये सारे के सारे वो फर्जी हैं, झूठे हैं और बेबुनियाद हैं। इसके लिए आपको एविडेंस एकत्रित करने चाहिए। एविडेंस में क्या होते हैं आजकल? आजकल मोबाइल, इसमें किसी प्रकार का कोई मैसेज है, किसी प्रकार का कोई वार्तालाप हो रही है, किसी प्रकार का कोई वीडियोग्राफी हो रही है, घरों में सीसीटीवी लगे हुए हैं आजकल। तो ऐसे जो विटनेसेज हैं, एविडेंसेज हैं, वो आपको अपने पास में रखने चाहिए कि ये मारपीट, यदि आपके घर में सीसीटीवी लगा हुआ है तो कहीं तो जो है उसका कोई तो सीन उसमें आएगा घरेलू हिंसा करने का। जहां तक दहेज की बात होती है तो कहीं कोई पैसे का ट्रांजैक्शन होगा या कोई सामान आएगा या किसी प्रकार की कोई बात होगी, तभी तो वो धारा आपके ऊपर लागू होगी। मारपीट की धारा हो, घरेलू हिंसा की धारा हो, तो आपको अपने फेवर में जितने भी एविडेंसेज हैं वो आपको समय समय पर जुटाते रहने चाहिए। क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आईटी का जमाना है, एविडेंस को एकत्रित करना कोई कठिन कार्य नहीं है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मारे मारे फिरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो धारा है वो गैर जमानती धारा भी नहीं है, इसमें आराम से जमानत हो जाती है। इवन पुलिस स्तर पर ही जमानत हो जाती है, कोर्ट में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि इसमें जो महिलाएं हैं, पुरुषों के खिलाफ क्या हथियार लाती है कि मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझे प्रताड़ित किया, मेरे को कहा कि दहेज लाइए अपने माँ बाप से, तो तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है, वगैरह 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 वगैरह। ये इसमें होता है और कुछ नहीं होता है इसमें। जबकि इसमें 90% जो बातें होती हैं वो झूठी होती हैं। हम ये नहीं कहते कि सच्ची होती है, झूठी होती है। और ये भी हम नहीं कहते कि 100% जो है वो झूठी होती है, लेकिन ज्यादातर बातें इसमें झूठी होती हैं। ये कई न्यायालय के जो विचाराधीन प्रकरण हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी जो जजमेंट्स हैं, उससे भी साबित हो गया है इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। तो पुरुष पक्ष को इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पति महोदय, आप जो है अपने एविडेंसेस
अपने विटनेसेस जुटाए और पुलिस के सामने वास्तविक तथ्य जो हैं उनको आप बेखूबी विटनेसेस के साथ, एविडेंसेस के साथ में पेश करें। यदि कोर्ट में जाने की नौबत आती है तो कोर्ट में भी आप उनको बताएं, प्रॉपर तरीके से बताएं। महिलाएं दूसरा क्या करती हैं कि यदि आपको किसी से फोन पर वार्ता हो रही है, शक के दायरे में आपको ले लेती हैं, फिर उसी को घरेलू हिंसा का माध्यम बना देती हैं कि पता नहीं आप तो किस स्त्री से बात कर रहे हो, किस लड़की से बात कर रहे हो, किस गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। ये होता है, ये प्रैक्टिकल है। भले आप किसी ऑफिस के आपके सहपाठी से ही बात क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन ये शक जो होता है उसकी जो सुई है वो आपके ऊपर 498 के रूप में कई बार लटक जाती है तलवार की धार की तरह से। तो आपको मुकाबला करना है, परेशान नहीं होना है। एनटीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो जरूर इसको लेकर के और हंस रहे होंगे, लेकिन जनाब आपके ऊपर भी ऐसा हो सकता है, अभी आप नए हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, कल को आपकी शादी होगी, आपके ऊपर भी ये सब चीजें हैं लागू होंगी। इसलिए अभी से आप जो है सतर्क हो जाइए। नेक्स्ट वीडियो भी हम डालेंगे कि पिता की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक हमारे पास में प्रकरण आया, पिता की रेस्पॉन्सिबिलिटी, 6 बच्चियां हैं, बेचारी 35 से 38 साल 40 साल की हो गई हैं, लेकिन पिता रिटायरमेंट के नजदीक है, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा है कि मुझे अपनी जो बेटियां हैं उनके लिए क्या करना है। तो उस कंडीशन में पुत्रियां क्या करें, उनका क्या दायित्व है और क्या उनके अधिकार क्षेत्र हैं पिता की संपत्ति के ऊपर। और ऐसे प्रकरणों में व्हेन ही इज नॉट टेकिंग हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो फैमिली लाइबिलिटीज हैं, उनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। एनटीटी के जो अभ्यर्थी हैं चहेते, थोड़ा सा वीडियो उनके ऊपर डालना पसंद करेंगे। जम्मू कश्मीर वाला जो लेटर है मित्रों, वो आपके फेवर में आए नहीं आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीटी, कई लोग हमारे पिछले वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो जो है हमारे नेगेटिव है। ये नेगेटिव नहीं है मित्रों, ये पॉजिटिव है। सरकार ने, एनसीटी ने जब एक पत्र जारी कर दिया है जम्मू कश्मीर से जिन लोगों ने डिप्लोमा लिया है, और कह दिया है कि दे आर एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनीवेयर इंडिया, तो फिर उसमें जम्मू कश्मीर का पत्र आए या नहीं आए। आपने जम्मू कश्मीर से जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, वो फर्जी भी नहीं है, वहां से आपने डिप्लोमा लिया है। जब डिप्लोमा लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आपने जम्मू से अगर सर्टिफिकेट लिया है, यू आर एलिजिबल। अब स्टेट गवर्नमेंट उसको मान्यता देती है या नहीं देती है उस पत्र को, इट इज इमेटेरियल फॉर अस, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एज लीगल टर्म्स, एज लीगल पर्सन मैं आपको कह रहा हूं कि केस विल बी इन योर फेवर। ये क्लियर कर दीजिए इसको। नेक्स्ट डेट उसकी शायद 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल तक आप वेट करिए, परेशान मत होइए, धैर्य रखिए। जोधपुर में भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ प्रकरण, और जो जो माननीय उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ है उसमें प्रकरण पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये तो हो गई ये बात। अब रही बात एनसीटीई वालों की जिनके खारिज हो चुके हैं रेट, देखिए आपका फैसला अगेन डिपेंड करेगा, जम्मू का फैसला आने दीजिए। और ये जो एनसीटीई वालों का जो भर्ती का प्रकरण अभी चल रहा है, जिसके शायद अभी 18 या 19 अप्रैल को शायद उसके 8 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, टू 56 डेज का टाइम इनको दिया गया है, 8 हफ्ते, शायद 18 या 19 को मैंने कल कैलकुलेशन किया था। 18 या 19 के बाद में 18, अभी तक तो गवर्नमेंट जो है ना तो डीबी फाइल किया है और ना किसी को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया है। तो अब हमारे पास में केवल 2 हफ्ते का टाइम और है। 2 हफ्ते बाद में अगर या तो अपॉइंटमेंट लेटर मिल ही जाते हैं अपन लोगों को, नहीं मिलते हैं तो हम कंटेम्प्ट डाल देंगे। कंटेम्प्ट की प्रक्रिया हम एक दिन आपको समझाएंगे, कंटेम्प्ट क्या होता है, कैसे उसकी प्रोसीडिंग शुरू होती है। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 हफ्ते के भीतर भीतर आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो जारी होना शुरू हो जाएंगे, मेरा ये मानना है। रही बात जिन लोगों के प्रकरण अभी माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग पड़े हुए हैं और जो एनसीटी से अप्रूव्ड हैं जिनकी संस्थाएं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। या तो सरकार आपको इसी जो आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दे दिया है पुराने वाले फैसले को लेकर के, उसी के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट देगी। उसके ऊपर अपॉइंटमेंट नहीं देती है तो जो जो आपके प्रकरण जो है माननीय न्यायालय के सामने लिस्ट होते चले जा रहे हैं, हम जो है वो जजमेंट को दिखा रहे हैं और उस जजमेंट के आधार पर आपके फेवर में जजमेंट आते चले जा रहे हैं। कई प्रकरणों में जोधपुर में आ भी चुका है। तो मेरे जो प्रकरण हैं, मेरे जो अभ्यर्थी हैं, मेरे जो कैंडिडेट हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं उनको क्लाइंट नहीं कहूंगा, मैं उनको अपने सहपाठी मित्र कहूंगा। तो मित्रों आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो है आपके हम कोशिश कर रहे हैं कि अर्ली हियरिंग लग करके आपके केसेस जल्दी से जल्दी फाइनलाइज हो जाए, बट फिर भी माननीय न्यायालय के ऊपर हमारा ज्यादा बस नहीं चलता है। लिस्टिंग जो होती है कई बार कंप्यूटर से होती है, ये है वो है प्रकरण। तो जो ही लिस्ट होगा, जो ही डेट आएगी, हम जजमेंट दिखाएंगे 29 पन्ने वाला, और उसके आधार पर आपका निर्णय हो जाएगा। उसमें कहीं कोई आर्गुमेंट की भी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर एलिजिबल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एनसीटी वालों,
पहले इनका फैसला आने दीजिए, उसके बाद में अभी हम डीबी के ऊपर विचार करेंगे। अभी डीबी में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट लेटर तो जारी करने दीजिए और जम्मू का फैसला आ जाने दीजिए। उसमें एक कोई कैंडिडेट कल मेरे को फोन करके पूछ रहे साहब रिट की कोई टाइम लिमिट होती है क्या? नहीं, रिट की इस तरह की कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। रिव्यू एप्लीकेशन वगैरह की टाइम लिमिट होती है। इसमें रिट जो होती है, डीबी की रिट की किसी प्रकार की कोई आपको टाइम लिमिट नहीं है। प्रिफरेबली हमको 90 डेज में चले जाना चाहिए, लेकिन 90 डेज कोई हार्ड एंड फास्ट उसमें लिमिट नहीं है। हम जो है उसमें डीबी में जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करिए। दो चीजें हैं, ये फैसला आने दीजिए जम्मू वाला, 25 अप्रैल को शायद आ जाएगा। दूसरा, 8 हफ्ते पूरे हो तो रहे हैं 18 या 19 तारीख को, सो लेट अस वेट, डोंट वरी, हैव फेथ इन गॉड। थैंक यू वेरी मच। कंपटीशन की तैयारी जारी रखिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा लंबा जरूर हो गया है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेहरबानी करके, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है बेचारों को क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है, क्या नहीं है। एक रेलवे के जो अधिकारी कर्मचारी हमको बार बार फोन करते रहते हैं कि कंपल्सरी रिटायरमेंट के ऊपर भी एक जो है रिव्यू कमेटी के ऊपर एक वीडियो डाले। हम नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली उनके ऊपर डालेंगे। हमारा दूसरा एक चैनल और है बेबाक, बेबाक नाम से, बेबाक चैनल अभी अभी खुला है। तो बेबाक के ऊपर हम इस तरह की जो रेल से रिलेटेड न्यूज है वो डालते रहते हैं और डालेंगे भी। आप बेबाक चैनल पे जाइएगा, उसमें शेर का चिन्ह बना हुआ मिलेगा, मोनोग्राम जो डाल रखा है, शेर शेर जैसा है, बिकॉज उसमें हम जो है शेर की तरह से दहाड़ते नजर आएंगे। जो भी इलीगल पॉलिसीज हैं, इलीगल क्राइटेरिया है, आपने गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी फिर उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ऐसा ही हो रहा है कंपल्सरी रिटायरमेंट के केसेस में। पॉलिसी बनी हुई है लेकिन फॉलो नहीं हो रहा है, आर्बिट्रेरीनेस है उसमें। इसलिए हम जो है उसमें ये कहेंगे कि गवर्नमेंट का जो नीति है उनको गवर्नमेंट निरंकुश तरीके से जो है लागू करती है, जैसे हिटलर किया करता था जर्मनी में। तो ये हिटलरवाद नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का जमाना है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। इसलिए कृपया मेरे बेबाक चैनल को भी आप जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं वापस। बाय बाय।